Good morning, students. Today we will do the next part of Mendel's inheritance. Today we will study the laws of Mendel based upon the experiments done by the Mendel on pea plant. जो pea plant पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, उसके बाद क्या कंक्लूड करा, क्या लॉज निकल के बाहर आए, उनको कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बेटे मेंडल्स के लॉ करने से पहले कुछ टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो बार बार आएंगी। हो सकता है आपको जो लास्ट चैप्टर में मैंने करवाई थी आपने अच्छी तरह समझ ली होंगी, पर स्टिल आई वांट कि एक गो थ्रू हो जाओ आप इन टर्म्स के साथ। अगर आपको नहीं समझ आई लास्ट उसमें तो मैं अभी आपको उसको रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स। फैक्टर्स वर्ड बार बार आएगा। बेटा फैक्टर्स, मेंडल ने ये टर्म दी थी फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स फैक्टर मीन्स कुछ ऐसे यूनिट हैं दैट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए that will govern the each trait and each character, height, complexion, right? जो भी करेक्टरिस्टिक है किसी इंडिविजुअल का, चाहे वो प्लांट है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल है, उनके करेक्टरिस्टिक्स जो उनको पेरेंट्स से मिल रहे हैं वो किसके थ्रू मिल रहे हैं? थ्रू जीन्स। उस टाइम जीन्स की टर्म नहीं पता थी, जीन्स क्या टर्म है वो आगे जाके जॉनसन ने इसको टर्म को दिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो 1900 आई थिंक 5 के अराउंड दी थी उसने ये वाली टर्म। उससे पहले जो मेंडल ने कहा था उसको जीन के बारे में नहीं पता था, उसने नाम दे दिया फैक्टर। क्योंकि कुछ फैक्टर हैं जो गैमीट्स, चाहे स्पर्म है चाहे एग है, उसके थ्रू पास हो जाते हैं। अब अगर फादर के जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पर्म के थ्रू पास हो जाएंगे और जो मदर के हैं वो एग के थ्रू पास हो जाएंगे। तो पास होते कैसे हैं? थ्रू फैक्टर्स। फैक्टर्स लगे कहाँ पे? डीएनए के ऊपर। उनको जीन्स कहते हैं, वो बाद में हमने डिस्कवर करा है। राइट बेटा? सो Mendel called the factors that passes through gametes from one generation to next generation. Nowadays it is called as genes, unit of inheritance, right? अब आपने एक चीज और दिमाग में रखनी है। अब जो जीन्स हैं वो हमेशा आप ये समझ लो पेयर में है। Genes that code for a pair of contrasting traits are known as alleles. Genes दो तरह के फैक्टर्स होंगे हर फैक्टर के लिए अपनी बॉडी में, राइट? मान लो हाइट के लिए अगर, जैसे हमने लास्ट लेसन में करा था, लास्ट लेक्चर में करा हमने, ये अब कैपिटल डी डाल रही हूँ मैं, तो वो क्या है? टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, टी किसको रिलेट कर रहा है? अल्फाबेट्स ले रहे हैं ना हम बेटा इसमें। कैपिटल टी मीन्स टॉलनेस, पी प्लांट की टॉलनेस। अगर दो कैपिटल टी लेते हैं हमेशा, दो कैपिटल टी मीन्स उस पी प्लांट में दोनों ही डोमिनेटिंग जीन्स है, जो अलील्स है वो डोमिनेटिंग है, राइट? अगर सेकंड की बात कर ले, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इट मीन्स व्हाट? करेक्टर तो कौन सा आएगा? टॉलनेस का ही आएगा, पर साथ में स्मॉल टी भी है। स्मॉल टी अपना असर नहीं शो करेगी जब तक वो दो ना हो, राइट? ये समझ लो आप, जो कमजोर है या कह दो वो दो इकट्ठे होके ही अपना असर शो करेंगे। स्मॉल टी इकट्ठी होके ही कैरेक्टर शो करेगी। अगर दो स्मॉल टी आ गई तो कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? शॉर्ट हाइट का आ जाएगा, राइट? सो जो जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को कवर करते हैं दो फैक्टर्स, उनको कहते हैं अलील्स। अब alphabetical symbols are used to represent each gene. Capital letter for gene expressed. जीन एक्सप्रेस का मतलब बेटा यहाँ पे है डोमिनेटिंग जीन, जो एक्सप्रेस होगी आगी वो डबल टी। स्मॉल लेटर, जो स्मॉल टी किसके लिए? जो एक्सप्रेस नहीं हो, राइट? सो आगे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हम करेंगे होमोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। Mendel also proposed that in two breeding tall and dwarf variety, allelic pair of genes for height is homozygous. Right? अगर मान लो किसी इंडिविजुअल में दो कैपिटल टी है, इट मीन सेम टी है टॉलनेस की, तो वो क्या? होमोजाइगस। अगर स्मॉल टी है, दो स्मॉल टी है, तो वो फिर क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। पर अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस। ये तो इजी है ना, आपको समझ आ ही रहा होगा। सो अगर हम बात करते हैं, मान लो किसी इंडिविजुअल में उसका हाइट टॉल है, राइट?
जो चीज एक्सप्रेस होगी दिख रही है उसको कहते हैं फिनोटाइप। अब देखो हाइट टॉल है, उसमें से दो ऑप्शंस बनती हैं, या तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होगी या दोनों ही कैपिटल टी होगी। दो ही ऑप्शन होंगे ना अगर किसी की हाइट ज्यादा है। अब ये पता कैसे लगेगा कि उसके उसमें हाइट एक टी के कारण ज्यादा है कि दो टी के कारण ज्यादा है। सो अगर हम जीन्स चेक करके बताएंगे कि उसमें कौन सा जीनोटाइप है, कौन सी जीन्स है, वो हो जाएगा हमारा जीनोटाइप। जो एक्सप्रेस हो गया वो हो गया फिनोटाइप, राइट। The hybrids which contain alleles which express contrasting traits are called heterozygous। वो मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारे पास contrasting alleles है कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या हो जाएगा, heterozygous। उसके बाद हमने करा मोनोहाइब्रिड रेशो, हमने कल करी थी बेटा, वेंसडे वाले लेक्चर में हमने करा था। मोनोहाइब्रिड रेशो F2 में 3:1 होगी फिनोटिपिक, 1:2 होगी जीनोटिपिक। ये हम कर चुके हैं। अब जो मैंडल ने रिजल्ट्स दिए थे पी प्लांट के वो क्या थे, F1 में क्या देखा था, F1 जनरेशन में उसने पहले सारे प्लांट ही टॉल थे, कोई डवार्फ नहीं था। F2 में क्या देखा था उसने, 3 टॉल थे एक डवार्फ था, 3:1 थे रेशो। सो मैंडल ने ये वाली रेशो स्टडी करी है, शो करी है हर कैरेक्टर में। तो मैंडल ने क्या कहा बेटा, F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर अपीयर होते हैं, बल्कि F2 में दोनों के हो जाते हैं, क्योंकि F1 में सारे टॉल थे, F2 में टॉल भी थे और डवार्फ भी थे, राइट। सो F1 में सिर्फ एक पेरेंट के शो हो रहे हैं, वो क्या थे, डोमिनेटिंग ट्रेट, टॉलनेस शो हो रही थी, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही आ रहे थे। बट F2 में क्या हो रहा था, डवार्फ भी 3:1 थी रेशो, 3 डोमिनेटिंग थे, एक रिसेसिव भी आया था। So genes that pass from parent to offspring exist in pairs। जब genes pairs में होती है उनको कहते हैं बेटा alleles, मैंने भी आपको बताया है। जब दोनों एलील सेम होएंगी, कैपिटल टी या स्मॉल टी बेटा उसको कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। जब एक टी स्मॉल होएगी एक कैपिटल होएगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, हेटेरोजाइगस। डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स को हमेशा हम लिखेंगे कैपिटल टी के साथ और रिसेसिव को लिखेंगे स्मॉल टी के साथ, ये आपने भूलना नहीं है। कुछ भी हो, अगर कोई और कैरेक्टर है तो कोई भी कैरेक्टर अल्फाबेट यूज करेंगे, डोमिनेटिंग के लिए कैपिटल और रिसेसिव के लिए बेटा स्मॉल, राइट। सो जो अपीयर हो गया उसको फिनोटाइप कहते हैं, उसमें जेनेटिक मेकअप क्या है, जीन्स क्या कैसे अरेंजमेंट है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। सो प्लांट विद टी जीन्स अपीयर्स टॉल बट इट हैज रिसेसिव जीन। अगर किसी में कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, पर कैरेक्टर कौन सा आएगा उसमें, टॉलनेस का आएगा। पर उसकी जीन स्टडी करी तो उसमें स्मॉल टी भी है, पर स्मॉल टी नहीं अपना असर शो करेगी, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है। वो असर तभी शो करेगी अगर उसके पास और स्मॉल टी है, दो स्मॉल टी ही डिवार्फ हाइट देंगी। अगर अकेली स्मॉल टी है तो कैपिटल टी उसको डोमिनेट कर जाएगी और अपना असर दिखाएगी। अब क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, हमने देखो +1 में थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में। गैमीट्स फॉर्मेशन पढ़ी हुई है मियोसिस में, जब स्पर्म बनते हैं एग बनते हैं। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें 23। एग में भी कितने होंगे 23, ताकि जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें कितने हो जाएंगे अगेन 46। स्पर्म एंड एग को जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे दोबारा फिर 46। During gametogenesis, when chromosome become half in the gametes, there is 50% chances of either of the allele to fuse with that of other parent to form zygote। अब किसी पेरेंट्स में मान लीजिए दो आप कहते हैं जीन्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उधर एग में भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एग में क्या हो सकता है, कैपिटल टी आएगी या स्मॉल टी आएगी, एक ही आ सकती है ना। स्पर्म में भी ऐसे हो सकता है। सो 50% चांसेस है कि उसमें से जो जीन्स है उसकी जो अलील में से एक जीन आएगी। अब ये सारी बातें करी है मैंडल ने, इसी पे बेस पे मैंडल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज दिए हैं बेटा, 3 लॉज दिए हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लॉज को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, बिकॉज पेपर में एग्जाम में इन लॉज के बारे में पूछा जाता है हमेशा। उसने 3 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस नंबर 1, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नंबर 2
एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले हम करेंगे बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हम करेंगे बेटा, उससे पहले बेटा मैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव में बेटा एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। बेटा देखिए, अब ये है डोमिनेटिंग जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है रिसेसिव के। When a factor express itself in the presence or absence of its dominating factor is called dominance. अब डोमिनेंट ने तो एक्सप्रेस करना ही करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास स्मॉल टी है या नहीं है, उस टी ने अपनी हाइट बड़ी शो कर देनी, अगर अगर चाहे उसके पास रिसेसिव है या नहीं। अब रिसेसिव क्या है, वो तभी एक्सप्रेस होएगी अगर वो दो होएंगी। इट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ recessive factor allele, right? So it forms a complete functional enzyme that perfectly express it. अब इसमें क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम बनाती है जो अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर पाता है। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, अब रिसेसिव वाली कंडीशन में क्या है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेटिंग अलील। जब कैपिटल टी है तो स्मॉल टी का फंक्शन क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है, तो कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है। जबकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उसमें क्या एक्सप्रेस होगा, ओनली कैपिटल टी, राइट? सो अगर हम इस बात इसको देखें, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यही कह रहा है कि, अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, in a heterozygous condition, the allele whose characters are expressed over the other allele is called dominating allele. जिसने अपने आप को शो कर दिया वो क्या हो जाएगा, dominating. The characters of these dominant alleles are dominant characters. The characters that appear in the F1 generations are called as dominant characters. अब कैसे हो रहा है ये, ध्यान से देखिए, ये डायग्राम को आप ध्यान से समझ लीजिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत इजी है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, कैपिटल आर लिखे ना, चाहे कॉपी पे साथ में लिखते भी जाइए। ये पेरेंट है, पेरेंट फ्लावर है। अब ये समझ लो, कैपिटल आर मतलब पर्पल कलर का फ्लावर है, वो डोमिनेट कर रहा है। ये स्मॉल आर मतलब व्हाइट कलर का फ्लावर, कैपिटल आर मतलब डोमिनेटिंग। अब इसमें क्या है, दो आर है, आप कहोगे दो आर है, दोनों कैपिटल है, तो वो कलर तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। इसमें स्मॉल आर थी, दोनों स्मॉल आर थी, तो ये क्या आ गया, रिसेसिव आ गया। पर हमने क्या देखा बेटा, जब इनकी मेटिंग हुई, जब इनको क्रॉस करा गया, तो एक आर इधर से आ गया, एक आर इधर से आ गया ना, गैमीट्स बने तो दोनों पेरेंट्स से आएंगे ना, एक एक। तो फिर भी क्या आया इसमें, पर्पल कलर, व्हाइट कलर भी क्यों नहीं आया, सोचो सोचो। हाँ जी, अगर किसको कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरे को आप साथ के साथ व्हाट्सएप पे पूछ लेना। हाँ जी, अब इसमें बेटा पर्पल कलर क्यों आया, क्योंकि इसमें कौन सी आर है साथ में, यस कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर है। अब स्मॉल आर तो भाई इग्नोर होगी, क्यों इग्नोर होगी, क्योंकि कैपिटल आर बैठी है।
जब भी कैपिटल एक आ गया, अल्फाबेट आ गया, तो समझो वो उसी का कलर ही एक्सप्रेस होगा इसमें। तो कैपिटल आर क्या है, डोमिनेटिंग अलील है, और जो स्मॉल आर है वो क्या है, वो रिसेसिव अलील है। तो यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब इसको क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन है ये, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह की अलील्स हैं। ये होमोजाइगस थी, ये भी होमोजाइगस थी। तो उसको लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहते हैं, डोमिनेंस क्या कह रहे हैं, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो सिर्फ जो कौन एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेटिंग अलील है वो ही अपना कैरेक्टर शो कर देगा। क्लियर बेटा? सो यही बताया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि वही कैरेक्टर अपीयर होगा बेटा जो डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट है रिसेसिव वाला हेटेरोजाइगस में अपीयर नहीं होगा। क्लियर? डायग्राम भी बनानी है और इसके बारे में लिखना भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? अब मैं आपको कह रही हूँ कि हर करेक्टर को कितनी जीन्स गवर्न कर रही है अलील की फॉर्म में, 2। जैसे हाइट की बात ही कर लें सिंपल सी, अगर हाइट की बात है तो हमारे पास 2 अलील होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो पर जब एग बनेगा इन द केस ऑफ फीमेल प्लांट और स्पर्म, अगर हम बात वैसे भी कर लें तो स्पर्म में क्या बनेगा, चाहे मेल गैमीट की बात कर लें, आपको मैंने पहले बताया हुआ है, चाहे फीमेल गैमीट एग है, चाहे मेल गैमीट है स्पर्म है, चाहे एंथर, उसमें क्या होता है बेटा, आखिरकार जो क्रोमोसोम नंबर है हाफ हो जाता है, राइट? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मीन 50% जीन ही जाएगी ना। अब कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन पे लगे हुए दोनों, पर एग में तो क्या जाएगा, या तो कैपिटल जाएगी या स्मॉल जाएगी। अगर दोनों कैपिटल है तो उसमें से एक टी जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? So according to this law, only one of the two genes copies present in an organism is distributed to each gamete. सिर्फ दोनों में से एक ही जीन जाएगी क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं एग में भी स्पर्म में भी। That it makes and the allocation of the gene copies is random. ये random हमें नहीं पता क्या जाएगा अंदर, एग में क्या जाएगा स्पर्म में क्या जाएगा। तो जो हमारी हमें कैरेक्टर मिलते हैं ना बेटा पेरेंट्स से, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप किसी का मजाक उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, मैडम आपकी तो हाइट कम है, छोटी है, तो इसमें कोई फील करने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है जो फिजिकली हमें मिली हुई है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। हाँ, पर हमारे कंट्रोल में क्या है बेटा, हमारे कंट्रोल में मेहनत करनी, पढ़ना, कुछ बनना, ये हमारे कंट्रोल में है सिर्फ। सो हमारी जो फिजिकल ट्रेड्स हैं, किसी कोई गोरा है, कोई काला है, कोई शॉर्ट हाइटेड है, कोई लंबा है, ये कोई प्राउड की बातें नहीं है और ये कोई फील करने वाली बातें भी नहीं है। नहीं तो सभी का करता है कि ऐश्वर्या राय ही लगे ना, पर ऐश्वर्या को तो उसकी मदर से ट्रेड मिले हुए हैं जो मिले हुए हैं, बाकी तो उसने मेहनत करी है ना लाइफ में। सो आई मीन टू से कभी किसी को शेम फील नहीं करनी चाहिए अपने किसी भी बॉडली या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, ये भी मेंटल के लॉ में से निकल के आया है, राइट? सो अब एग और स्पर्म में जो भी जीन्स डबल डबल थी वो हाफ ऑफ करके आ गई बेटा। तो रैंडम है, किसी में टॉल चला गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, माय फादर इज वेरी यू नो ही हैज अ गुड हाइट, बट मेरी हाइट छोटी रहेगी। मदर वाला करेक्टर मेरे पे कह दो कि पापा में क्या थे, रिसेसिव जीन भी होगी स्मॉल टी, मम्मी की रिसेसिव, मम्मी तो थे छोटे, उनमें टी थी छोटी, दोनों छोटी टी मिलके मेरी छोटी हाइट होगी, ठीक है ना? सो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, रैंडम, रैंडम का मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। When an egg and sperm join in fertilization, they form a new organism whose genotype consists of the alleles contained in the gamete. Right? अब इसमें क्या है, वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिसमें दोनों अलील बन जाएंगे, एक फादर से मिल जाएगी, एक मदर से मिल जाएगी। अब इसको बहुत इजीली मैंने आपको यहाँ पे शो करा है हमने एक डायग्राम से, ताकि आपको अच्छी तरह से बेटा समझ आ जाए। इसको समझ लो बेटा, फिर इसको बाद में ड्रॉ कर लेना।
अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने बात करी है पी प्लांट की, हमने बात करी थी ना बेटा, उसके सीड्स की बात करी है। अगर आपको याद रहेगा, याद हुआ होगा, तो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उसमें सीड कलर भी लिया था। जो येलो कलर है वो हमने कहा था डोमिनेटिंग होता है, जो ग्रीन है वो रिसेसिव होता है। अब इसमें येलो ले लिया हमने कलर, सीड कलर की बात करें, एग्जाम्पल लिए हमने सीड कलर, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, सीड कलर येलो। येलो मतलब अगर येलो कलर है, अगेन दो जीन्स होंगी, हर कैरेक्टर के लिए दो ही होती है, वाई वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक हमने ले लिया ग्रीन, अब हमें एक मेल है एक फीमेल है, मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल में क्या ले लिया हमने, ग्रीन कलर के सीड ले लिए फीमेल वाले, वो गए स्मॉल वाई, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, सेम सेम है। अब गैमीट बन गए समझ लो, यहाँ क्या हो गया, मेल मेल फ्लावर है ये, मेल से हमें मिल गई कैपिटल वाई गैमीट में, है ना। इधर से मिल गया हमें स्मॉल वाई, जब फर्टिलाइजेशन होगी दोनों की तो नया प्लांट बनेगा, उसमें क्या बन गया बेटा, कैपिटल वाई भी स्मॉल वाई। पर ये कलर कौन सा होएगा, येलो, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई आ गया ना, तो कलर होगा येलो। अब इसमें क्या है बेटा, फर्दर अगर इस वाले प्लांट को हमने क्या करा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लिया, सेम ऐसा ही एक और प्लांट ले लिया, इसके गैमीट बन गए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। तो अब आगे क्या हुआ बेटा, अब दो ये ले लिए, अब इसमें क्या होगा बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई मिलके क्या बन गया, येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाई वाई, फिर येलो कलर ही आएगा क्योंकि वाई है, कैपिटल वाई है ना यहाँ पे डोमिनेटिंग है। यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, येलो, कैपिटल वाई इधर वाला मिल गया और ग्रीन इधर वाला स्मॉल वाई। यहाँ पे बेटा क्या हुआ, ये देखिए, ये स्मॉल वाई है, ये वाला ऊपर वाला स्मॉल वाई, दोनों मिलके क्या बन गया बेटा, ग्रीन कलर। दो रिसेसिव जीन आ गए ना, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो वो शो हो जाएगा करेक्टर। इसमें क्या हो गया, 3:1 रेशो आ गई ना, जो हमने पहले बात करी थी, F2 जनरेशन में क्या है, 3:1। 3:1 का मतलब 3 येलो है एक ग्रीन है। ऊपर क्या था F1 में, सारे के सारे क्या थे, येलो थे। अब अगर हम बात करें फिनोटाइप की, येलो और ग्रीन कितने हैं, 3 येलो है एक ग्रीन है, ये तो फिनोटाइप हो गया। पर अगर जीनोटाइप देखें तो हम क्या है, येलो वाले में क्या है बेटा, एक तो क्या है हमारा, प्योर येलो है, प्योर येलो का मतलब दोनों ही कैपिटल वाई है। एक क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हाइब्रिड है, इसमें कैपिटल वाई भी है स्मॉल भी, पर है कलर येलो। और तीसरा क्या है बेटा, दोनों ही वाई वाई है, मींस दोनों का ग्रीन कलर है। तो इसमें क्या होगा, एक ये, दो ये आ गए हमारे पास हाइब्रिड वाले, एक प्योर येलो एक प्योर ग्रीन, दो हाइब्रिड, चार हो गए ना, 3:1 रेशो। सो इस लॉ ने हमें क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू ट्रेड्स कम टुगेदर इन वन हाइब्रिड पेयर, द टू कैरेक्टर्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग ही रहेंगे। Each gamete receive one of the two alleles during meiosis of the chromosome. जब गैमीट्स बनेंगे तो पेरेंट्स के एक दोनों जीन्स में से करेक्टर का एक ही जीन अंदर आएगा, उसको अलील कहते हैं जिसको। So Mendel's law of segregation supports the phenotypic ratio of 3:1, that is the homozygous dominant, and the heterozygous offspring show the dominant trait, while the homozygous recessive show the recessive trait, right? रिसेसिव ट्रेट तभी शो आएगा अगर हमें दो स्मॉल टी होंगे, अभी मैंने आपको जैसे बताया, राइट। द टेस्ट क्रॉस क्या है बेटा, टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट ट्रेट एंड a recessive organism in order to know whether the dominant trait is homozygous or heterozygous। बट टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ये को समझने के लिए बेटा, अब क्या है, मान लीजिए हमें किसी ने ये कह दिया कि ये क्या है, डोमिनेटिंग है। अब मेरे को नहीं पता डोमिनेटिंग का मतलब क्या है, उसमें दो कैपिटल टी है या एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है। हमें ये देखने के लिए कि उस इंडिविजुअल का, हमें फिनोटाइप तो पता है ये है, पर जीनोटाइप क्या है, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बेटा, जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म है उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हमेशा क्रॉस किया जाता है। कैसे, ये देखिए, ये अब हमें पता है कैपिटल वाई है, येलो कलर का सीड है,
पर येलो कलर के साथ 2 कैपिटल वाई है या एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया ना, ये पता करना है इसमें क्या है। और हमने रिसेसिव ले लेना है, कोई भी रिसेसिव ट्रेट वाला हमने सीड ले लिया, प्लांट ले लिया जिसमें ग्रीन कलर का, उसके साथ क्रॉस कर दिया और फिर हमारे पास ये बन गया, राइट। ये क्या आ गया, वाई 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 वाई। इट मीन्स हमें क्या पता चला यहाँ पे कि उसमें क्या है बेटा, एक स्मॉल वाई है यहाँ पे, ये क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन, राइट। तो जब भी हमने पता करना है उसका जीनोटाइप क्या है, तो हम क्या करेंगे बेटा, होमोजाइगस के साथ ही उसको क्रॉस करेंगे। और ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन था आज कि टेस्ट क्रॉस एक ड्रॉ करके मेरे को आपने देना है कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, और एक इसका क्रॉस बना के आपने मेरे को अभी सेंड करना है आफ्टर द लेक्चर। ये बेटा मैंने आपको सिर्फ एक रीकैप के लिए दिया है पिक्चर की फॉर्म में, ताकि आपको लर्न हो जाए जो आज हमने करा है। अब ये आपके क्वेश्चंस हैं। जीनोटाइप क्या होता है इंडिविजुअल का, अभी मैंने आपको बताया जीनोटाइप का मतलब। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक मेकअप, क्यों है ये। सेकंड क्वेश्चन है बेटा मेंडल्स लॉ का, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताइए। ये अभी जो हमने करे हैं ये आपने क्वेश्चंस लर्न करने हैं और कॉपीज पे नोट भी करने हैं, बहुत इसलिए आपको अलग दिए हैं बिकॉज दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और टेस्ट क्रॉस मैंने आपके लिए छोड़ दिया है इसका, एक एक पार्ट छोड़ा है ताकि आप इसको पढ़ के मेरे को उसका क्रॉस बना के अभी अभी सेंड करो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। सो अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा, रिकैप कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स करी हैं, फैक्टर्स क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स के क्या क्या रिजल्ट्स आए थे, उस रिजल्ट्स के बेस पे मेंडल ने क्या कौन कौन से लॉज दिए हैं। मेंडल ने हमें बेटा बेसिकली उसने हमें 3 लॉज दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, यस मेरे साथ बोलिए आप भी, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो कंक्लूड करा उसने बताया कि F1 जनरेशन में कैसे होंगे, सारे डोमिनेटिंग वाले होंगे कि नहीं। हाँ जी, F1 जनरेशन में सारे क्या होंगे, रेशो कौन सी आई है, सारे डोमिनेटिंग आए हैं। F2 में क्या आया है, इसके बेसिस पे उसने क्या दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर कैपिटल प्रेजेंट है वो लेटर तो इट मीन्स वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, तो वो ही शो होएगा। उसके साथ हमने करा बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब गैमीट्स बनते हैं तो उसमें से 50% ही जो एलील्स है वो ही जाएगा गैमीट में, सारे के सारे तो जा नहीं सकते, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है बेटा, हाफ हो जाता है, राइट। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टेस्ट क्रॉस करा है वो आप मेरे को करके भेजोगे, और ये क्वेश्चंस पूरे आप मेरे को करके भेजोगे, राइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये सारा। बेटा अभी आप इसको करके पढ़ के मेरे को सेंड करो, जो क्वेरी है आपकी, अगर नहीं समझ आया अभी आप मेरे को पूछ लो, तो ताकि मैं आपकी क्वेरी ठीक दूर कर दूँ, जो प्रॉब्लम है जो भी आपकी, ये क्वेश्चंस कर लेना, नोट्स बना लेना, राइट, और फिर मेरे को सेंड कर देना। कई बच्चों के नोट्स नहीं आए मेरे पास, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं, डेली साथ के साथ मेरे को फीडबैक दे रहे हैं, नोट्स भेज रहे हैं, और कुछ बच्चे कुछ नहीं कर रहे। बेटा जब भी आपको टाइम मिले प्लीज नोट्स अपने बनाने ही बनाने हैं, ये आपकी कॉपीज चेक कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाइए और मेरे को इसका सेंड कर देना नोट्स। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आप दोबारा मेरे से पूछ लेना। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिए हैं आपको लास्ट में, एक बार फिर आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ये तो आपकी वो होगी ना, एक समरी बना के दे दी मैंने यहाँ पे पिक्चर में, अब देख लेना। ये जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, मेंडल्स के लॉ, ठीक है। ये 2 फॉर्म में दिया हुआ ये आंसर, दोनों ठीक है, आप ये पढ़ लेना। एक सेकंड वाले में एग्जांपल दी हुई है साथ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। बेटा ये वाला चैप्टर प्लीज आप इसको गैप ना डालिए, साथ के साथ करना है आपने इसको, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, साथ के साथ पढ़िए। अदरवाइज अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो आपको समझ नहीं आ जाएगा, वो गैप बनेगा,
राइट। सो टेस्ट क्रॉस, आई एम वेटिंग, टेस्ट क्रॉस करके आप मेरे को चाहे पिक्चर सेंड कर दो, पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट क्रॉस आपने करना ही करना है, राइट। ओके बेटा, थैंक यू।